चलिए, हाँ तो आज हम लोग को पढ़ना है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है किसी भी जीवों में। अगर मान लीजिए कि हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि किसी भी जीव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन कैसे होगा, तो हमें ये पता है कि सर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो विपरीत जनक पहले शामिल होंगे, यानी मेल और फीमेल। अच्छा, मेल के द्वारा सर मेल गैमिट का निर्माण होगा और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमिट का निर्माण होगा। हम मनुष्य में या फिर किसी भी जीवों में, एनिमल्स में जैसे बात करें अगर जंतुओं में, तो मेल गैमिट को स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु का संरचना कुछ इस प्रकार का होता है, हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे इसका पूरा स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ ये फ्लेजेला है, जैसे पूंछ के जैसा संरचना जो देख रहे हैं, ये है फ्लेजेला। फ्लेजेला का मतलब होता है कसाभिका, और जिसमें भी कसाभिका होता है ये जीव चलनशील होते हैं। अच्छा, इधर में अंडाणु आप देख रहे हैं, ये अंडाणु हो गया, इसमें कसाभिका नहीं पाया जाता है, इसलिए जिसमें कसाभिका नहीं पाया जाएगा ये अचलनशील होंगे, यानी ये नॉन मोटाइल होंगे, चल नहीं सकते हैं। अच्छा, यहाँ शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तब इसके पश्चात किसका निर्माण होगा? जाइगोट का निर्माण होगा, स्पर्म और ओवम के मिलने से, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से जाइगोट बनता है। जाइगोट फिर डिवाइड होता है, विभाजित होता है, और विभाजित होकर इम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, और इम्ब्रियो फिर डेवलप होकर ऑफस्प्रिंग बनता है, यानी कि संतान बनता है। ये यहाँ तक का प्रोसेस हम कल के क्लास में आप लोग को बताए थे। अब हम लोग को इसमें आखिर एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, जिसके लिए आज फिर बताना पड़ रहा है। तो अब देखिए, इसमें कुछ हम लोग को क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके टर्म को हम लोग समझेंगे यहाँ, कि क्वेश्चन किस टर्म में पूछा जाता है। सबसे पहले कि सर ये बताइए कि मनुष्य में क्रोमोजोम का संख्या कितना होता है। तो सर मनुष्य में अगर हम लोग बात करें तो क्रोमोजोम का संख्या 46 क्रोमोजोम होगा। अच्छा, फीमेल में अगर बात किया जाए क्रोमोजोम का संख्या तो कितना होगा? सर 46 ही होता है, 46 क्रोमोजोम। CHR डट लिख दे रहे हैं तो यानी क्रोमोजोम हो गया, यहाँ फुल नेम लिख देते हैं, क्रोमोजोम। अच्छा, क्रोमोजोम का हिंदी क्या होता है? गुणसूत्र। ये गुणसूत्र हो गया। तो देखिए 46 क्रोमोजोम होता है मेल में और 46 क्रोमोजोम ही होता है फीमेल में, यानी सर मनुष्य में टोटल क्रोमोजोम की संख्या, गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। एक भी क्रोमोजोम अगर घट गया, अगर 45 हो गया, तो इसको बोलते हैं, एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम एक आनुवांशिक बीमारी है जो क्रोमोजोम के, एक क्रोमोजोम के कमी से होता है। अगर एक क्रोमोजोम भी कम हो गया, चाहे एक अगर बढ़ गया, तब उसके कारण होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, या उसी को हम लोग, और एक और दूसरा होता है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में भी क्रोमोजोम का संख्या एक अधिक हो जाता है, और टर्नर, और इसमें आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी एक क्रोमोजोम का संख्या अधिक हो जाता है। एक होता है मेल में और एक होता है फीमेल में। तो सर मेल में अगर एगो क्रोमोजोम एक्स बढ़ जाए, तो सर एक क्रोमोजोम अगर एक्स बढ़ जाए मेल में, तो टोटल क्रोमोजोम 46 है, एगो एक्स बढ़ गया, तो फीमेल का लक्षण उस मेल में ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि वो उसमें फीमेल ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, मेमरी ग्लैंड जिसको कहते हैं, औस्तन ग्रंथि, तो औस्तन ग्रंथि का डेवलपमेंट मेल में हो जाएगा। अब मेल का चलने का, बात करने का जो तरीका होगा, नहीं देखे मटक मटक के चलने का कुछ लोग आदत होता है, तो फीमेल वाला लक्षण पूरा आ जाएगा, बात करेगा एकदम फीमेल के आवाज़ में, दाढ़ी मूछ कम हो जाएगा, दाढ़ी मूछ आएगा ही नहीं, एंड्रोजन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। एंड्रोजन को ही कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन, और जिसमें मेल सेक्स हार्मोन नहीं होता है उसमें क्या हो जाता है, दाढ़ी मूछ जो है ये नहीं आता है, दाढ़ी मूछ नहीं आएगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये द्वितीयक यौन लक्षण जो है ये डेवलप नहीं होगा, और वो इसके साथ ही साथ जिसमें एक भी क्रोमोसोम बढ़ जाए या घट जाए, उसमें समझ लीजिए कि वो जीव संतान को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगा, वो नपुंसक हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। बात समझ में आया? अच्छा, तो यही सारी बातें हम आपको बता रहे हैं, इसलिए क्रोमोजोम पे ध्यान रखिएगा। पूछा जाए गुणसूत्र की संख्या कितना होता है मनुष्य में, तो 46। एको को बढ़ाइएगा घटाइएगा तो ट्रेन में ताली बजाना पड़ेगा, तो इसलिए घटाना बढ़ाना नहीं है बाबू, गड़बड़ हो जाएगा फिर। अच्छा, तो अब हम लोग को यहाँ याद रखना है कि मेल में 46 क्रोमोजोम, फीमेल में भी 46 क्रोमोजोम होता है। अच्छा, लेकिन वो हम बाद में आपको बताएंगे 46 क्रोमोजोम में मेल में कौन कौन होता है, जैसे 44 प्लस एक्स वाई वो हम लिखवाएंगे। अब फीमेल में 44 प्लस एक्स एक्स, मतलब फीमेल में एक ही प्रकार के
क्रोमोजोम एक्स सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, इनको सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, यानी कि लैंगिक गुणसूत्र इसको कहता है, लिंग गुणसूत्र इसको कहते हैं। लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 होता है मेल में, कौन कौन, एक्स और वाई। अब फीमेल में भी 2 होता है लेकिन एक ही प्रकार का है, एक्स 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 2 को होता है। तो लड़का हो या लड़की किस पे निर्भर करता है, सिर्फ मेल पर, फीमेल पर नहीं। लड़का हो रहा है तो भी मेल का प्रॉब्लम, लड़की हो रही है तो भी मेल का प्रॉब्लम, सबकी ये मेल का ही इसमें सारे का सारा समझिए कि मेल के कारण ही पॉसिबिलिटी है। कभी भी योगदान ये फीमेल का नहीं होगा कि लड़का होगा या लड़की, ये बात तो क्लियर रखेंगे। कैसे, क्योंकि सर फीमेल के पास में केवल एक ही प्रकार के गैमीट होते हैं, फीमेल हैज ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट एक्स, बट मेल हैज बोथ टाइप ऑफ सॉरी मेल हैज बोथ टाइप ऑफ क्रोमोजोम एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई है तो एक्स फीमेल के पास एक्स है और मेल के पास एक्स अगर जाकर मिला तो लड़की बनी, फीमेल के पास तो हमेशा एक्स है और मेल का वाई जाकर मिला तो लड़का बना एक्स वाई। तो सारी प्रोसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा अब देखिए यहाँ क्या होगा कि सर फीमेल में अब मेल में क्रोमोजोम का संख्या 46 होता है, लेकिन जब गैमिट का फॉर्मेशन होता है ना तो उसमें क्रोमोजोम बिल्कुल आधा हो जाता है। जैसे किसी भी जीव में जितना क्रोमोजोम होगा उससे आधा हो जाएगा जब उसमें गैमिट का फॉर्मेशन होगा तब, यानी कि जब युग्मक बनता है, जैसे इसमें 23 क्रोमोजोम हो जाएगा, किसमें, गैमिट में। पूछा जाएगा आपसे कि मेल गैमिट में क्रोमोजोम का संख्या बताइए, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है, नीट में आया हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर पूछा गया कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46, मनुष्य के गैमिट में मेल गैमिट चाहे फीमेल गैमिट पूछ दिया तो 23 क्रोमोजोम, आधा हो जाएगा। किसी भी जीव में जितना क्रोमोजोम का संख्या, जैसे अगर हम लोग बात करें प्याज में, तो प्याज में कुल गुणसूत्र का संख्या होता है 16, तो अगर प्याज के गैमिट में पूछ दिया गया तो बिल्कुल आधा कर दीजिएगा 8। उसी तरह ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम एक तरह का फॉर्न है, ब्रायोफाइटस के अंतर्गत आता है, और ओफियोग्लोसम में कुल पौधा है, एक छोटा पौधा है, छोटे स्तर का पौधा है ओफियोग्लोसम, सबसे अधिक गुणसूत्र की संख्या होती है, 1260 को क्रोमोजोम पाया जाता है। तो इसके गैमिट में 630, बिल्कुल हाफ कर देंगे उसका, समझ में आया ना। अच्छा तो यहाँ पे भी सर हो जाएगा 23 क्रोमोजोम यानी 23 गुणसूत्र। अगर पूछ दिया गया मानव के अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या बताइए, 23, मानव के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या बताइए, 23। बात समझ में आया। अलग अलग जीवों में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है, वो सब हम लोग लिखेंगे। अच्छा अब आ जाइए यहाँ सर, ये स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिलेंगे, यानी कि 23 इसका और 23 इसका मिलकर बताइए गुणसूत्र में, मनुष्य के गुणसूत्र में सॉरी युग्मनज में कितने क्रोमोजोम होंगे। सर 46 होगा। कैसे 46 होगा, तो 23 स्पर्म वाला और 23 ओवम वाला दोनों यहाँ पे फ्यूजन से ना बना है। फ्यूजन मतलब संलयन या जुड़ना लिख देते हैं, जुड़ना। तो जैसे 23 इसका और 23 इसका जुड़कर जाइगोट बना है तो 46 हो गया। अच्छा जाइगोट में 46 क्रोमोजोम होता है, और फिर इम्ब्रियो में भी 46 क्रोमोजोम होता है, भ्रूण में भी 46 होगा। भ्रूण में 46 यहाँ इसलिए है क्योंकि मनुष्य में जब 46 है तो उसके बच्चे में भी 46 ना होगा, समझ गए। तो इसलिए 46 अगर जाइगोट में है तो भ्रूण में भी 46 होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ ये संतान में भी 46 क्रोमोजोम ही होगा, ठीक है। इसी तरह से ये गुणसूत्र होता है। अब हम लोग इसको अभी नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे। अच्छा इसमें हम कल के क्लास में बताए थे फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, इसमें नहीं एरो खिंचवाए थे, इसमें नहीं लिखवाए थे क्या खींचकर। अच्छा ये देखिएगा, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का आपस में जुड़ना और जाइगोट का बनना, याद रहे मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का आपस में जुड़ना और जाइगोट का बनना क्या कहलाता है सर। इस प्रक्रिया को यानी कि प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, यानी निषेचन। इसको कहा जाता है निषेचन। तो निषेचन क्या है समझ में आया, क्या बोलिएगा सर, नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में जुड़ना और जाइगोट का बनना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। हो जाएगा, भाषा में हम लोग लिखेंगे आगे ये सब। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड
फीमेल गैमीट आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अच्छा बोल दीजिएगा द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड रिजल्टेंट टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी इसके परिणाम स्वरूप जाइगोट बनता है तो उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। पहले 1 मिनट के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, फिर उस पर हम लोग चलेंगे। पहले एक टॉपिक समझ लिया जाए, मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन। मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन। अच्छा, मियोसिस का मतलब क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं इसको? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री और अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन। अच्छा अब सुनिए, ये अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन क्या है? अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, देखिए कोशिका हमारी सेल जो है ना हमेशा डिवाइड करते रहती है, क्योंकि अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी तो उसे टिश्यू नहीं बनेगा। हम लोग को ये बात पता है ना कि सेल से क्या बनता है? अरे कोशिका से क्या बनता है? ऊतक, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन यानी अंग, और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? बॉडी चाहे ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, यानी जीव का निर्माण होता है। कोशिकाएं निरंतर हमारे शरीर में टूटते रहती है, यानी कि ये सेल कोशिका से क्या बनता है? ऊतक बनता है। कोई अगर पूछ दिया ऊतक क्या है तो क्या बोलिएगा? ग्रुप को, किसके ग्रुप को? सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। यानी सर कोशिका के समूह को, कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। और फिर ऊतकों के समूह को, ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। फिर अंग के समूह को क्या कहते हैं? अंगतंत्र कहते हैं। और फिर अंगतंत्र के समूह से किसका निर्माण होता है? पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो ये बताइए, हमारे शरीर में विभाजन का होना तो जरूरी है, ताकि एक सेल अगर टूटेगा, एक कोशिका 2 कोशिकाओं में टूटती है, और फिर उस 2 कोशिका से 4, फिर 4 से 6, ये कैसे टूटेगा कि 4 से 6 हो गया जी? जब एगो सेल 2 सेल में टूटता है तो 4 सेल के 6 सेल में टूटेगा, 8 सेल में टूटेगा। अच्छा कोई बात नहीं, माफ़ी किया जा सकता है, हम समझ सकते हैं कि आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इतना तो कष्ट होता है। अच्छा तो सुनिए, इसमें बोला गया है कि अच्छा सर ये विभाजन की एक प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि कोशिका हमेशा डिवाइड करे। तो अब ये विभाजन कैसे होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला नंबर कौन? मियोसिस। मियोसिस को ही हम लोग कहते हैं मियोटिक डिवीजन। हालांकि ये 11th में पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिएगा, नहीं समझ में आएगा। अगर 11th पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आप अगर समझ जा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत भी आपको नहीं है। बस यहाँ जितना ज़रूरी है उतना के लिए जानना है। सर ये इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? अर्धसूत्री विभाजन। तो ये अर्धसूत्री विभाजन क्या है? अर्धसूत्री विभाजन क्या है? अच्छा, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है, जैसे अगर मान लीजिए किसी जीव में गुणसूत्र की संख्या, अगर किसी जीव में क्रोमोजोम की संख्या कितना है, अगर किसी गुणसूत्र में अगर किसी जीव में गुणसूत्र की संख्या 46 है और उसमें आप अगर मियोसिस करा दिए, मियोसिस के नाम से ही पता चल रहा है सर, इसका हिंदी नाम होता है अर्धसूत्री विभाजन। जैसे ही आप अर्धसूत्री विभाजन कराए, सोचिए नाम से लग रहा है अर्धसूत्री यानी कि आधा हो जाना। तो जैसे ही अगर किसी जीव में 46 क्रोमोजोम है किसी कोशिका में, और आप अर्धसूत्री विभाजन कराइएगा तो इसमें क्रोमोजोम का संख्या कितना हो जाएगा सर? 23 क्रोमोजोम हो जाएगा, यानी गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी अर्धसूत्री विभाजन जहां भी होगा। जैसे मान लीजिए कि सर अगर ये कोई कोशिका है, सपोज ये कोई सेल है, कोशिका
इस कोशिका में क्रोमोजोम का संख्या 46 है और उसमें हम मियोसिस करेंगे तो क्या होगा। तो ये तो आपको पता है कि कभी भी कोई भी विभाजन कराइए, मियोसिस कराइए चाहे माइटोसिस कराइए, यानी अर्धसूत्री कराइए चाहे समसूत्री विभाजन कराइए, कभी भी एक सेल कितना सेलों में टूटता है, 2 सेलों में टूटता है। एक सेल हमेशा 2 सेलों में टूटेगा। लेकिन अब बात रहा क्रोमोजोम का गुणसूत्र का। यहाँ अगर 46 गुणसूत्र है इसमें और अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो यही गुणसूत्र अब बंट जाएगा, 23-23 हो जाएगा। बात समझ में आया, यानी कि यह आधा हो जाएगा। तो ये हो गया आधा हो जाएगा, यानी कि ये अर्धसूत्री विभाजन है। वही चीजें अब हम लोग इसको समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, जैसे समसूत्री विभाजन से। ठीक है, इसको हम लोग अब समझेंगे किससे, समसूत्री से, यानी किसी का बी माइटोसिस से। माइटोसिस को ही हम लोग क्या कहते हैं, माइटोटिक कहते हैं। माइटोसिस को क्या कहा जाता है, माइटोटिक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। पहले कॉपी में नहीं, पहले दिमाग में उतारने की कोशिश करिए। समसूत्री विभाजन याद हो रहा है ये, आप ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें क्लियर होते जाएगा, क्लास में याद होते जाएगा। सर अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, यानी मियोसिस में क्रोमोसोम का संख्या आधा होता है। लेकिन वही माइटोसिस में यानी समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम में कोई भी बदलाव नहीं होता। जैसे अब देखिए, मान लीजिए किसी जीव में 46 क्रोमोसोम है, किसी भी जीव में अगर मान लीजिए कि गुणसूत्र की संख्या अगर 46 है और उसमें आप अगर माइटोसिस करा भी देते हैं, यानी कि समसूत्री विभाजन अगर करा भी देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नाम से लग रहा है सम, यानी समान रहेगा बिल्कुल। याद रखिएगा 46 का 46 क्रोमोसोम ही रह जाएगा। तो सर एक बार इसको सेल पे बताइए कैसे होता है। मान लीजिए कोई कोशिका है जिसमें गुणसूत्र की संख्या 46 है, क्रोमोसोम का संख्या 46 है इस सेल में। अच्छा, इस सेल में अब क्या किया आपने, माइटोसिस किए। सर माइटोसिस जैसे ही किए, आपको तो पता है माइटोसिस करिए या कुछ भी कीजिए, कोई भी सेल का डिवीजन जब होता है, कोशिका का विभाजन जब भी होता है, तो एक सेल हमेशा 2 सेलों में टूटती है। तो चलिए एक कोशिका 2 कोशिका में टूट गया। अब बात रहा इसके क्रोमोसोम का गुणसूत्र का, तो यहाँ 46 क्रोमोसोम है। जैसे ही इसमें माइटोसिस कराएंगे यानी समसूत्री विभाजन कराएंगे, क्रोमोसोम में कोई भी बदलाव नहीं होगा। 46 का 46, चाहे ये 100 पार्ट में टूट जाए, सब में क्रोमोसोम का संख्या 46 ही रह जाएगा। बात समझ में आया। तो इसका मतलब सर अब समझ में आ गया कि जहां भी मियोसिस होगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी, और जहां माइटोसिस होगा वहां क्रोमोसोम का संख्या सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट पे। अब आप हमें एक क्वेश्चन बताइए, सर एक बात बताइए, मेल में क्रोमोसोम का संख्या कितना है, 46। तो मेल से जो मेल गैमेट का निर्माण हुआ है, मेल गैमेट में कितना क्रोमोसोम है, 23। तो बताइए यहाँ पे किस विभाजन के द्वारा मेल से मेल गैमेट बना है, किस डिवीजन के द्वारा, मियोसिस या माइटोसिस, यानी अर्धसूत्री या समसूत्री, अर्धसूत्री यानी मियोसिस। क्यों, क्योंकि सर यहाँ क्रोमोसोम का संख्या आधा हो जा रहा है, तो सर यहाँ क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। इधर भी क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। अच्छा सर, तो ये बात समझ में आ गया कि मनुष्य में या फिर किसी भी जंतुओं में जो गैमेट का निर्माण होता है, युग्मक का जब भी निर्माण होगा तो किस विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अब हिंदी, यहाँ हिंदी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है, मियोसिस उधर हिंदी लिखे हैं। अच्छा अब बताइए एक और पॉइंट, ये बताइए यहाँ पे जाइगोट भी विभाजित होकर तब एम्ब्रियो बनता है, तो यहाँ कौन सा विभाजन हुआ होगा, कौन सा, माइटोसिस, अर्धसूत्री या समसूत्री। सब लोग बोलिए समसूत्री। क्यों समसूत्री, क्योंकि सर क्रोमोसोम में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है ना, तो क्रोमोसोम 46 का विभाजन के बाद भी 46 है, इसका मतलब कि यहाँ पे विभाजन हुआ होगा कौन, सर यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन हुआ होगा, यानी कि समसूत्री विभाजन यहाँ हुआ हो। बात समझ में आ गया, ओ अब समझ में आया। अब हम लोग तो बहुत आसानी से इसका ये बात बता सकते हैं। सर कल आप जो बोले थे कि अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है, बताए थे ना हम,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल समसूत्री यानी माइटोसिस होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों होता है। कौन कौन? मियोसिस और माइटोसिस। तो पहले मियोसिस होता है कि पहले माइटोसिस? पहले मियोसिस फिर माइटोसिस। ये भी नीट का क्वेश्चन है कि पहले मियोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस और माइटोसिस दोनों होता है, यानी कि अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों होता है, लेकिन पहले अर्धसूत्री या तब समसूत्री होता है। ये बातें याद रखिए। क्लियर है? अच्छा चलिए, अब आइए, अब आपसे अगर पूछ दिया गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर बताइए, गुण बताइए, तो क्या बोलिएगा? सर इसमें दो विपरीत जनक शामिल होते हैं, यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट पेरेंट, मेल और फीमेल। फिर आप बोलिएगा सर इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है, यानी गैमिट फॉर्मेशन टेक प्लेस, बोल सकते हैं, या गैमिट फॉर्मेशन अकर्स। अच्छा उसके बाद बोलिएगा सर इसमें जाइगोट बनता है, यानी जाइगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस। अच्छा सर इसमें फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होता है, बोल सकते हैं। अच्छा उसके बाद सर इसमें अब बोलेंगे सर इसके जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक के समान नहीं होते हैं, और इसी को वेरिएशन यानी विभिन्नताएं कहा जाता है। वेरिएशन। क्लोन किस में बनता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि असेक्सुअल में? असेक्सुअल में क्लोन बनता है। क्लोन मतलब हुआ बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। एग्जैक्ट कॉपी क्यों हो रहा है? क्योंकि सर उसमें क्रोमोसोम के नंबर में बदलावे नहीं होता है। यहाँ तो जो भी मनुष्य का निर्माण हो रहा है, समझिए कि ना तो अपने माता के समान होगा, ना ही अपने पिता के समान होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का आधा और आधा क्रोमोसोम मिलकर बना है, तो कभी भी हो ही नहीं सकता है कि किसी जनक के समान हो जाए। बात समझ में आया? अरे यही कारण है, क्योंकि ये दोनों के मिलने से बन रहा है। और वहां क्या होता है असेक्सुअल में, कैसे समान हो जाता है संतान? क्योंकि सर वहां एक के जनक से, एक ही पेरेंट से न बना होता है संतान। अमीबा एक अकेले अपने संतान को उत्पन्न करता है, बैक्टीरिया अकेले ही संतान को उत्पन्न करता है, वहां मेल और फीमेल की मतलब नहीं है। अच्छा तो चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ये बातें जो लिखे थे, जो लोग कल के क्लास में ये सब लिखे हुए थे, वो सिर्फ बीच में भर लीजिएगा, साइड साइड में जो भी हम लिखवाए हैं उसको लिख लीजिएगा। अच्छा एक काम करिएगा ना, यहाँ जहाँ जहाँ 46 क्रोमोजोम है, मतलब कि दुगुना नंबर में क्रोमोजोम है, उसको ब्रैकेट में 2n कर लीजिएगा, और जहाँ आधा है उसको n कर लीजिएगा। इसको 2n और जहाँ आधा है उसको n। जहाँ आप कल लिखे थे अगर जगह हो एक ही पेज में अटना चाहिए पूरा, तब तो ठीक है, नहीं तो दोबारा फ्रेश बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम का है, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा। लगभग इससे समझिए कि 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा उसके बाद इसमें ये भी 2n हो गया, बस इसको उतार दीजिए। हम बताएंगे 2n क्या है, n क्या है। हटा दें। चलिए अब हटा दिया जाए। मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन उतार लीजिए। दो घंटा हो जाने पे होगा आपका कि हम लोग डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नीट का, बोर्ड का। जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते चलेंगे पूरे नीट और बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके साथ ही साथ सुना भी जाएगा डेली, इस सब पे वर्क किया जाएगा तो सही रहेगा। अभी से ही सब्जेक्टिव आप लोग का, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी होगा, पेपर भी आप लोग का रेडी हो चुका है।
इसके बाद जो चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, अभी तो जो टेस्ट होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और टेस्ट के चैप्टर के एंड में 70 नंबर का जैसे बोर्ड में आप एग्ज़ाम देते हैं हूबहू उसी पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव रहेगा और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपका 10 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का और 3 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पे आप लोग का टेस्ट ले लेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ ही साथ तैयारी होते चले। और जितना टेस्ट पेपर में आपका टेस्ट लिया जाएगा, जो भी टेस्ट पेपर में रहेगा, समझ लीजिए कि उसके अलावा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, उसी में से रहेगा। बस टेस्ट पेपर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा सब। 70 मार्क्स वाला जो भी टेस्ट पेपर होगा सिर्फ उसी को याद करते चलिएगा, लास्ट में वही काम आएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, उससे बाहर नहीं रहेंगे। हटा दें, हटा दिया जाए। चलिए अब हटा देते हैं बाबू। अब माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन लिखेंगे। अच्छा, इसमें जो आप लोग को अभी एन और 2n देखने को मिला है, पता है एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है हैप्लोइड। हैप्लोइड को हिंदी में कहते हैं एक गुणित, या इसी को कहा जाता है अगुणित, एक गुणित या अगुणित। एक है 2n, 2n का मतलब होता है डिप्लोइड, और डिप्लोइड का मतलब होता है द्विगुणित। डिप्लोइड का मतलब होता है द्विगुणित। ये सब समझिए कि शॉर्ट की है, ये सब आपको याद रहेगा, क्वेश्चन एकदम बनेगा टक टक। अभी नीट का क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे, कल के क्लास में कुछ क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराएंगे 15-20 वो, तो उसमें क्वेश्चन आप देखिएगा किस लेवल में नीट और बोर्ड में कब कब पूछा हुआ है, वैसा क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से सबसे पूछा हुआ है, इसको उतर लीजिएगा। एन मतलब हैप्लोइड होता है और 2n मतलब डिप्लोइड होता है। अब याद रखिएगा, इस दुनिया में जितना भी गैमीट है, हेलो, दुनिया का जितना भी गैमीट है सब क्या होता है? एन होता है। और दुनिया में जितना भी जाइगोट है, किसी का भी जाइगोट, सर फंजाई का जाइगोट, किसी पौधा का जाइगोट, मनुष्य का जाइगोट, सब क्या होता है? सब 2n होता है। यानी कि युग्मक जो है, प्रत्येक युग्मक क्या होते हैं? एन होते हैं। अब सुनिए, आपसे पूछ दिया जाए पॉलन ग्रेन क्या है, एन की 2n, तो एन, क्योंकि पॉलन ग्रेन क्या है जी? सर गैमीट है। किसका गैमीट है? प्लांट का मेल गैमीट है, पराग कण। आप लोग 10th में नहीं पढ़े हैं क्या पराग कण के बारे में? प्लांट का मेल गैमीट होता है, पौधों में नर युग्मक होता है। अच्छा, उसके बाद स्पर्म अगर पूछ दिया जाए एन होता है कि 2n, तो एन होता है। अच्छा, ओवम पूछ दिया जाए एन होगा कि 2n? एन होगा। क्यों? अंडाणु, अंडाणु फीमेल गैमिट ना है, तो गैमिट, दुनिया का हर गैमिट हमेशा एन होगा, और दुनिया का हर जाइगोट क्या होगा? ये 2n होगा। जाइगोट मतलब होता है युग्मनज। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि n और 2n का मतलब समझना, जैसे हम लोगों में कुल गुणसूत्र की संख्या कितना है? 46, तो 2n हो गया। अब गैमिट में कितना क्रोमोजोम होता है? तो आधा 23, तो हो गया n। तो क्रोमोजोम, जहां क्रोमोजोम का नंबर समझिए पूरा कंप्लीट है, तो 2n हो गया, और जहां हाफ है वो n हो गया। जैसे पूछ दिया गया प्याज के 2n में गुणसूत्र की संख्या, मतलब प्याज में कुल गुणसूत्र पूछ रहा है 16, और प्याज के एक गुणित में गुणसूत्र की संख्या, मतलब कि गैमिट में पूछना चाह रहा है 8 है। इसी तरह से अब कल हम इसके आधार पे उतना, मतलब n 2n इतना लिखवा देंगे कि इससे ज़्यादा नीट बोर्ड का औकात नहीं है पूछने का। सारा गैमिट का, जाइगोट का, सबका हम लोग n 2n लिख लिया जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, यहाँ तक पढ़ कर आए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।